आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। चीन विवाद पर एयरफोर्स चीफ ने बड़ा बयान दिया है। हैदराबाद में वायुसेना के पासिंग आउट परेड में आरकेएस भदौरिया ने कहा कि चीन की हरकत मंजूर नहीं की जा सकती। गलवान घाटी में हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हम बातचीत से विवाद का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। The security scenario in our region mandates that our armed forces remain prepared and vigilant at all times. The development at the LAC in Ladakh is a small snapshot of what we are required to handle at short notice. In spite of unacceptable Chinese actions after agreements reached during military talks and resultant loss of life, all efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared and suitably deployed to respond to any contingency. I assure the nation that we are determined to deliver and will never let the sacrifice of our braves of Galwan go in vain. आज हैदराबाद में एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड हो रही है और इस परेड में एयरफोर्स के 123 एयर वॉरियर देश को मिलेंगे। एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया ने परेड की सलामी ली और इस दौरान लड़ाकू विमानों ने आसमान में अपना शौर्य दिखाया। And number 5, Squadron Leader Manish Mishra. He has flown as number 6 and number 8. Squadron Leader Manik Bhalla and Squadron Leader Aman Salaria. आप एयरफोर्स की ताकत वतन की सरबुलंदी में आप आसमान में देख सकते हैं। फ्लाई पास्ट की ये तस्वीर है, एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड की ये तस्वीर है। बेहद खूबसूरती से ताकत, शक्ति, शौर्य, संतुलन का परिचय देते हुए हमारे एयरफोर्स के जवान आज 123 जवान भारत की एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए हमारे एयरफोर्स में शामिल हुए हैं और आज वायुसेना का दम आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने चीन को बेहद सख्त वार्निंग दी है। अमेरिका ने कहा है कि चीन ने भारत के साथ सीमा पर तनाव बढ़ा दिया है और अगर उसका यही रुख रहा तो हमें उसके बारे में दूसरी तरह से सोचना होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने एक सेमिनार के दौरान ये कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने पड़ोस में बदमाश की तरह काम कर रही है और इसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। इससे पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर झड़प के दौरान हुई शहादत पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत के शहीद जवानों को अमेरिका कभी नहीं भूलेगा। इस बार चीन के खिलाफ अमेरिका का ये बयान बताता है कि दोनों देशों के रिश्ते हर दिन के साथ तल्ख होते जा रहे हैं।
मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में हर रोज ये साफ होता जा रहा है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हांगकांग की स्वतंत्रता खत्म करने और संयुक्त राष्ट्र के तहत किए गए समझौतों का उल्लंघन करने का फैसला ले चुकी है। जनरल सेक्रेटरी शी ने चीनी मुसलमानों के खिलाफ दमन के एक क्रूर अभियान को हरी झंडी दे दी है, जो मानवाधिकारों के उल्लंघन के पैमाने पर हमने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नहीं देखा। पीएलए ने दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र भारत के साथ सीमा पर तनाव बढ़ा दिया है। हम देख रहे हैं कि चीन यही काम दक्षिण चीन सागर में करता है और अवैध रूप से वहां अधिक क्षेत्र का दावा करता है, जिससे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों को खतरा है। एक बार फिर चीन ने वादा तोड़ा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने ही पड़ोस में बदमाश की तरह व्यवहार किया है। अगर ऐसा है तो हम इसके बारे में अलग तरह से सोच सकते हैं। ये हम सभी को प्रभावित करता है। जाहिर है चीन की विस्तारवादी नीति को कौन स्वदेश नहीं पहचानता। इधर चीन के तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें कांग्रेस समेत 20 राजनीतिक दलों के नेताओं को शामिल किया गया, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट को छोड़कर एक भी पार्टी ने सवाल नहीं उठाए। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने पीएम मोदी से कई सवाल पूछे और प्रधानमंत्री मोदी ने हर सवाल का जवाब भी दिया। राष्ट्रहित, देशवासियों का हित हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। न ही कोई गुस्सा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। चीन के साथ तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी देश के अलग अलग नेताओं से बात कर रहे थे। देश की सियासी पार्टियों के हर सवाल का जवाब दे रहे थे। देश के नागरिकों की आशंकाओं को दूर कर रहे थे। बता रहे थे 130 करोड़ लोगों को, चाहे लद्दाख हो, गलवान हो या पैंगोंग से झील, हर जगह हिंदुस्तान की सेना अपने जर्रे जर्रे पर तैनात है। चीन के साथ तनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। कांग्रेस समेत 20 राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ माथापच्ची हुई। हर दल के नेताओं के अपने सवाल थे। कोई पूछ रहा था घुसपैठ कब हुई, कोई पूछ रहा था घुसपैठ के बारे में जानकारी कब हुई, और कोई पूछ रहा था क्या हमारे जवानों पर हमला खुफिया तंत्र की विफलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सारे सवालों का जवाब दिया। सबसे पहला सवाल कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी ने पूछा कि क्या चीन हमारी सीमा में घुस आया है, चीन ने हमारी पोस्टों पर कब्जा कर लिया। इसके जवाब में मोदी ने कहा कि न कोई हमारी सीमा में घुसा है और न ही हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। सोनिया गांधी का दूसरा सवाल ये था कि हमारे 20 जवान शहीद हुए, चीन के कितने मारे गए। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे 20 जवान जरूर शहीद हुए, लेकिन जिन लोगों ने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा, 20 जांबाज जवान, उन सबको सबक सिखा कर गए। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से पूछा गया कि चीन को जवाब देने के लिए हम क्या कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रहे हैं। हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है।
लेफ्ट और कांग्रेस के अलावा किसी ने प्रधानमंत्री मोदी से कोई सवाल नहीं किया। सबने कहा कि हम चीन के खिलाफ पीएम के फैसले के साथ हैं। लेकिन सोनिया गांधी सवालों का पुलिंदा लेकर आई थी और जब ये बैठक शुरू हुई तो ये लगने लगा कि उन्हें अपने प्रधानमंत्री पर यकीन नहीं। एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 6 साल पहले तक सड़क से लेकर सदन में कांग्रेस रोया करती थी। कल प्रधानमंत्री ने पूरे देश को बताया कि हालात बदल गए हैं, सड़कें बन रही हैं, हवाई पट्टियां बन रही हैं, कैंप लग रहे हैं, टनल बनाए जा रहे हैं और ये सब कुछ चीन की आंखों में चुभता जा रहा है। बीते 5 वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बहुत बल दिया है। गलवान वैली में भारतीय सेना चीन की मक्कारी और धोखे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बैठक में अलग अलग राज्यों को चलाने वाले मौजूद थे। ममता से लेकर शरद पवार तक मोदी के साथ खड़े रहे। सबने कहा चीन को ऐसा सबक सिखाया जाए कि कयामत की रात तक वो याद रहे। शरद पवार ने कहा कि इस माहौल में सवाल उठाना कि सैनिक निहत्थे थे या नहीं, सैनिकों के पास हथियार क्यों नहीं थे, ये सब ठीक नहीं है। इस वक्त इस तरह की बातों से बचना चाहिए। बैठक में उद्धव ठाकरे ने भी सरकार का साथ दिया। उन्होंने कहा कि देश में मजबूत सरकार है, कोई दुश्मन हमारे देश पर आंख उठाकर देखे तो सरकार आंख निकालकर हाथ में देने की ताकत रखती है। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी हैं, लेकिन इस मामले की गंभीरता को उन्होंने भी सर्वदलीय बैठक में समझा। ममता ने कहा कि चीन को सीमा से भगाना है और हमारे देश की इकोनॉमी में चीन ने जो घुसपैठ की है वहां से भी भगाना है। ममता बनर्जी ने कहा कि रेलवे हो या फिर एविएशन या फिर टेलीकॉम, हर सेक्टर से चीन को बाहर करना जरूरी है। डीएमके यूपीए का हिस्सा है, फिर भी डीएमके के नेताओं ने पुरजोर तरीके से सरकार का समर्थन किया। समाजवादी पार्टी की ओर से शामिल रामगोपाल यादव ने कहा कि उनकी पार्टी सरकार के हर फैसले के साथ है। मायावती ने भी कहा कि देश हित में सरकार जो सही समझे वो फैसला ले। सरकार के हर फैसले में उनकी पार्टियां सरकार के साथ है। इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और लेफ्ट के पास सवाल था, जिसने कभी सरहद पर सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, इस पर काम किया ही नहीं। जो सवाल सोनिया गांधी पूछ रही थी वही सवाल कांग्रेस के नेता बाहर उठा रहे थे। सरकार की जिम्मेवारी थी कि जो प्रॉपर इंटेलिजेंस रखें और ये देखें, क्योंकि चाइनीज फोर्सेस का जमावड़ा कोई एक दिन में नहीं होता। ये भी सवाल खड़े होते हैं कि कब वो उनकी फोर्सेस इकट्ठी होनी शुरू हुई, हमारी ज़मीन में सीमा में कितने लोग कब घुसा है, क्या हमको जानकारी नहीं रही? अगर जानकारी थी तो हमें पहले से ही क्यों नहीं रेमेडियल एक्शन लिए गए? कि भले हम लोग युद्ध में विश्वास नहीं रखते, पर जब जब किसी ने भी भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखने का प्रयास किया है तो उसे उसी की भाषा में उचित जवाब भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। बट बहरहाल ये बात सच है, चीन की हर हरकत का ठीक उसी के लहजे में जवाब दिया जाएगा। अब अगली खबर कल राज्यसभा हुए चुनाव की। जी हां, देश में 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इस चुनाव में एक बार फिर बीजेपी ने बाजी मारी है और करीब आधी सीटें जीत ली हैं। मध्य प्रदेश में 2, मणिपुर में अल्पमत में होने के बावजूद एकमात्र सीट बीजेपी जीतने में कामयाब रही। गुजरात में भी बीजेपी ने 4 में से 3 सीटों पर कब्जा किया। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस 3 में से 2 सीट जीतने में कामयाब रही। ये जश्न जीत का है। राज्यसभा चुनाव के करीब 1.5 दर्जन सीटों पर चुनाव थे और जब परिणाम सामने आए तो जीतने वालों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा रही थी। कई सीटों पर बीजेपी ने कांग्रेस को न केवल मात दी बल्कि नतीजे भी अपने पक्ष में लेकर आई। राज्यसभा के 19 सीटों पर ये चुनाव हुए। खास बात यह रही कि गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में 3 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस कैंडिडेट को जीत मिली। गुजरात में कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल जीते तो बीजेपी के अभय भारद्वाज, रमीलाबेन बारा और नरहरि अमीन ने जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी जबकि 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली।
यहाँ बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी दोनों चुनाव जीत गए। लोकसभा चुनाव में भोपाल से हार चुके दिग्विजय सिंह राज्यसभा चुनाव जीत गए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए अपने पूरे सामर्थ्य से निभाऊंगा। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी मेरे दिल से धन्यवाद। कोविड पॉजिटिव होने के वजह से आज मैं आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया हूं, लेकिन शीघ्र ही आपके बीच आऊंगा। राजस्थान के 3 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में 2 पर कांग्रेस जबकि 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिली। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी ने जीत दर्ज की, तो बीजेपी की ओर से केवल राजेंद्र गहलोत ही जीत सके। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में जेएमएम को 1 जबकि बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिली। झारखंड मुक्ति मोर्चा से शिबू सोरेन ने जीत दर्ज की। बीजेपी के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी चुनाव जीत गए। वहीं आंध्र प्रदेश की 4 राज्यसभा सीटों पर वाईएसआर ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी सीटें जीत ली। सबसे चौंकाने वाले नतीजे पूर्वोत्तर के मणिपुर से आए। यहाँ 1 सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की। इन सब के बीच सबकी नजरें मणिपुर पर टिकी थी। विधायकों के इस्तीफे के बाद से सरकार अल्पमत में है, लेकिन अल्पमत में होने के बावजूद बीजेपी कैंडिडेट लेसेम्बा सनाज ओबा ने कांग्रेस के टी मांगी बाबू को हरा दिया। मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर WR खारखोली राज्यसभा के लिए चुने गए। मिजोरम की 1 राज्यसभा सीट पर सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट के के वनलाल वेना ने जीत दर्ज की। मिजोरम में चुनाव से पहले बीजेपी के 3 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दिया था। साथ ही कुल 9 विधायक सरकार से अलग हो गए थे। उसके बावजूद बीजेपी की जीत ने सबको चौंका दिया। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए आज कितना महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल।